So, after administration, today we'll study about the Roman city. Means how a Roman city looked like, what were the speciality of those cities, why did people like to stay in cities. अच्छा, आपसे अगर कोई पूछ ले आप कहाँ रहना चाहते हो, गांव में रहना चाहते हो या शहरों में, तो आपकी क्या पसंद होगी, आप क्या कहना चाहोगे इसमें, कहाँ रहना आपको पसंद? सिटी। सिटीज। अंशिका आपका? सर सिटी में है। अच्छा, सिटी में, मतलब ऑलमोस्ट शहर की बात कर रहे हैं। मतलब जो 3 लोग अभी जुड़े हैं तुरंत, वो कौन कौन से, वो सो रहे थे अभी तक? उनको रोज एक मैसेज डालना पड़ता है, भाई क्लास करो क्लास करो। तो वही हो गई, जैसे कि आप सो रहे हो और मैं रोज एक लोटा पानी लेके आऊं, मुंह पे छिट्टा मारूंगा, उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। चलिए, रोमन शहरों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। So an urban center with its own magistrate, city council and a territory containing villages under its jurisdiction. रोमन शहरों की विशेषता ये होती थी कि एक ऐसा शहर हुआ करता था वो जिसमें अपने मजिस्ट्रेट होते थे, सिटी काउंसिल होती थी, सिटी काउंसिल जो है वो मजिस्ट्रेट की मदद करती थी, एक अपनी टेरिटरी होती थी, मतलब एक अधिकार क्षेत्र होता था, और उस पूरे अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे गांव आते थे, तो जितने सारे गांव आते थे उनके अंडर में उन सारे गांवों पर वो शहर का शासन होता था। तो हमने पहले ही बताया कि रोमन एडमिनिस्ट्रेशन was totally decentralized and it was conducted, it was performed through cities only। ठीक है, सिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था सिटी मजिस्ट्रेट, वो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कह सकते हो। द विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटी। अब ऐसे में होता ये था, किसी भी गांव को कभी भी शहर बनाया जा सकता था और शहर को गांव बनाया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ, अगर राजा चाहे तो किसी शहर को गांव बना दे, यानी वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट रख दे, सिटी काउंसिल बना दे, तो वो क्या होगा, फिर वहां पे सुविधाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज आप भी जानते हो कि अगर किसी गांव को शहर डिक्लेयर कर दिया जाए, जिला मुख्यालय बना दिया जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कर दिया जाए, तो ऐसे केस में वो पूरा इलाका तुरंत डेवलप्ड हो जाता है। हाँ, वो बहुत तेज डेवलप होता है। ठीक है, क्यों और कैसे डेवलप होता है? जाहिर सी बात है, वहां सुविधाएं ढेर सारी आ जाएंगी, वहां पर और व्यवस्थाएं बहुत सारी तेजी से हो जाएंगी और इस वजह से वो डेवलप कर जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ सिटी, शहर में रहने के फायदे। चलो, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताने की जरूरत होगी, आप सबको तो आता होगा। शहर में रहने के क्या फायदे, बताओ फटाफट। कोई भी चीज हाँ, बिल्कुल सही, हर चीज आसानी से मिल जाता है वहाँ। एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ठीक है, आई गॉट एन आइडिया। सारे लोगों के पास कुछ न कुछ लिखने के लिए इसमें जरूर है। मैं आपको फटाफट बता दूं कि आज से बहुत साल पहले जब हम रोमन सिटीज की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी की, तो उस दौर में शहरों में रहने के क्या फायदे रहते और रहे होंगे। तो पहली चीज तो बेटर प्रोवाइडेड थे, यानी शहरों में खास करके फूड शॉर्टेज, फेमाइन, ये सब चीजें जब आया करती थी तो शहरों में खाद्यान्न की कमी नहीं होती थी। ये अलग बात है कि पैदा गांव में होता था, लेकिन शहर के लोग पैसे वाले होते थे, वो खरीद करके रख लेते थे, तो वहां पर भंडार होता था, वहां पे स्टोरेज होता था। इस तरह से जब कभी भी भुखमरी आती थी, महामारी आती थी, सूखा आता था, बाढ़ आता था, तो ऐसे कंडीशन में गांव वाले ज्यादा मरते थे, शहर वाले कम मरते थे, क्योंकि उनको भोजन मिल जाया करता था। ठीक है, वो बेटर प्रोवाइडेड थे। दूसरी बात, शहरों में बड़े सारे हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट थे, लाइक पब्लिक बाथ था, जाकर के लोग नहाते थे। जो पब्लिक बाथ है ये बेसिकली आज का मॉडर्न स्विमिंग पूल है। तो सोचो कि ये स्विमिंग पूल का कंसेप्ट भी रोमन्स ने दिया है, उनके यहाँ पब्लिक बाथ होते थे। वही एक चीज, एक ही चीज है जिसमें पब्लिक आके नहाए, तो स्विमिंग पूल भी तो वही है। गांव में तो ऐसे तालाब वाला हुआ करते थे जिसमें लोग ही नहीं बल्कि गाय भैंस सब नहाया करते थे।
और वो बहुत हाइजीनिक नहीं होता था। तो पब्लिक बाथ्स, इसका कंसेप्ट जो है रोम में शुरू हुआ, खास करके शहरों में। वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होती थी और इस वजह से हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। उनके यहाँ थिएटर्स होते थे, उनके यहाँ और भी बहुत सारी चीजें होती थी। एक तो बड़ा खतरनाक खेल होता था जो लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया था, वो था ग्लैडिएटर्स फाइट। आपने कोलोजियम देखे? नाम सुना है कोलोजियम का? नो, नो सर, नो, नो। ओके ओके, चलिए हम आपको दिखाते हैं कोलोजियम। बेटा ये सारे जो है वो कोलोजियम है रोम के, दिख रहा है? यस सर। ये आज जैसे कोई यस। स्टेडियम होता है बड़ा सा ना, वो कोलोजियम हुआ करता था। और ये रोमन आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा पार्ट था। रोमन आर्किटेक्चर में हम जब बात करते हैं कि रोम में कितने बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनते थे, तो आप देखो इस तरह का आर्किटेक्चर रोम में बनाया जाता था। दिख रहा है? ये कोलोजियम हुआ करता था, इतनी सारी स्टोरीज के। बना। और इधर पूरी पब्लिक बैठती थी सारी। मेन सेंटर पे कहीं राजा बैठाया जाता था और ये पूरा इलाका नीचे फिर भरा पटा होता था। और इसमें होते थे बड़े बड़े युद्ध। और ये युद्ध ऐसे नहीं, जो ये देखो ये कोलोजियम है। आज भी आप जाओगे वहां पे, बहुत सारे लोग जाते हैं कोलोजियम देखने के लिए। तो रोम में कई सारे कोलोजियम है। इन कोलोजियम्स में होता बेसिकली क्या था, इसमें होता था ग्लैडिएटर्स फाइट। ग्लैडिएटर कौन होते थे? वो प्रोफेशनल फाइटर होते थे, खास करके स्लेव्स होते थे जिन्हें लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। ट्रेंड फाइटर होते थे और ये स्पोर्ट्समैनशिप के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते इतना भयंकर थे, मतलब दे यूजली फाइट टू डाई। लड़ते लड़ते एक आग मर जाता था उसमें। मतलब दो लोग लड़ते थे तो एक मर के ही निकलता था, जब तक कोई मर ना जाए तब तक निकल नहीं सकता था। तो वो फाइट टू डेथ होता था एक तरीके से। ठीक है, बहुत खतरनाक युद्ध होता था। कभी सांडों से लड़ाई होती थी, कभी भैंसों से लड़ाई होती थी, कभी आदमी का आदमी से लड़ाई होता था। ये रोमन्स का बहुत मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण एंटरटेनमेंट था। रोमन्स बहुत एंजॉय करते थे इस तरह की फाइट्स को। ठीक है, तो ग्लैडिएटर्स फाइट ये हुआ करता था। इसके अलावा और भी तरीके से बहुत सारे थिएटर वगैरह होते थे, तो वो सब उनके एंटरटेनमेंट का जरिया था। आगे उसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप समझो शहरों में रहने के ये दो फायदे तो है ही है कम से कम, कि वहां पर हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है, वहां पर पब्लिक बाथ्स हैं, वहां पर फूड सिक्योरिटी है, वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां पर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, वहां पर आपको कंफर्ट मिलता है, शहरों में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है बेहतर। तो ये सारी चीजें शहरों में रहने के फायदे थे। अब बात आती है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। हमने पहले ही बताया था आपको कि 200 साल तक, लगभग 27 बीसी से लेके 180 एडी तक पूरी शांति का एज चला। इसका मतलब रोम में बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ। छिटपुट घटनाएं भाई वो तो हमेशा होती रहती हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट टू सेंचुरीज मींस फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज वर द पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इस दौर में 200 वर्षों तक रोम बहुत शांत रहा। वहां पर उन्नति आई, वहां पर उनकी आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ा विस्तार हुआ। लेकिन थर्ड सेंचुरी के लगते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और क्राइसिस आने लगा। अब आप जानोगे कि थर्ड सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से क्राइसिस आने लगी थी। लेट्स सी, ये आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अब आप ध्यान से सुनते जाओ, थर्ड सेंचुरी में क्या क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से क्राइसिस आई थी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट घटना है कि इसकी वजह से रोमन एम्पायर को हम दो भागों में बांट देते हैं, अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर। और अर्ली एम्पायर थर्ड सेंचुरी से पहले का कहा जाता है, लेट एम्पायर थर्ड सेंचुरी के बाद का कहा जाता है। इसका मतलब एम्पायर के दोनों डिवीजन का जो डिमार्केशन लाइन है वो है थर्ड सेंचुरी। So most important century in Roman history is third century, which is known as third century crisis. Let us understand what was the reason behind this crisis. So इस दौर में घटनाएं क्या होती हैं आप जानते ही हो। रोम का एक पड़ोसी देश था जो उसके लिए हमेशा से मुश्किल का सबब बना हुआ था। वो कौन पड़ोसी देश था रोम का भाई, बताओ? पड़ोसी एम्पायर सब
पर्सिया। हाँ जी, पर्शियन, बिल्कुल सही। तो पर्शियन वो भाई पड़ोसी थे। जानते ही हो कि अच्छे पड़ोसी कैसे होते हैं। अच्छे पड़ोसी जैसे पाकिस्तान है आपका, चाइना है आपका, वो आपको कभी चैन से सोने देंगे? और खास करके उस स्थिति में जब थोड़े से ताकतवर हो जाए, संभव ही नहीं। तो यही हुआ, ईरान जब तक कमजोर था तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 225 में ईरान में एक नई डायनेस्टी आ गई जिसको हम कहते हैं ससानियंस या ससानिद डायनेस्टी। ये बहुत खतरनाक डायनेस्टी थी। इसके शासक बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और बहुत अग्रेसिव भी थे। ये बहुत जल्द अपना इलाका बढ़ाना चाहते थे, खास करके यूफ्रेट के पास। मतलब रोमन एम्पायर में घुसेंगे तभी तो ये इलाका बढ़ेगा। ईरान वाले रोम में दखल डालना शुरू किए। अभी तक शांति थी, लेकिन 3rd सेंचुरी आते ही एक ताकतवर पड़ोसी हुआ। पड़ोसी ताकतवर हुआ, पड़ोसी तो पहले से था। ताकतवर इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक नए वंश का शासन आ गया, जिनका जो 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 इस वंश को हम कहते हैं ससानिड्स, बहुत ताकतवर थे। तो इन्होंने कुछ एक इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इधर से अटैक शुरू हुआ। ये देखो आप, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर है और ये पर्शियंस ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया। तो ये रोमन एम्पायर जहां से शुरू होता है वहां पर तकलीफें बढ़ने लगी। अगर आप इसके पहले के मैप में भी देखो तो आपको यहाँ पर हम और बेहतर बता पाएंगे। ये देखो, ये टिग्रिस नदी है और ये यूफ्रेट नदी है, और यूफ्रेट नदी, ये वाला पूरा येलो वाला इलाका वो रोमन एम्पायर में आता था। ये पर्शियन एम्पायर में जब यहाँ पर एक नया वंश आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा वंश? ससानिद। ठीक है, SASAनियंस, ससानियंस। इन ससानियंस के आने के बाद ये ससानियंस लगे इस पे अटैक करने के लिए। उन्हें लगा ये वाला इलाका वो जीते ही लेंगे, और इस तरीके से रोम बर्बाद होना शुरू हुआ ईस्ट के साइड से। ये ईस्ट के साइड में ससानिद का खतरा आ गया, लेकिन वेस्ट अभी भी सुरक्षित था। अब आप जानते हो कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती। जैसे ही ईस्ट में ससानिद्स ने हमला शुरू कर दिया, वेस्ट वाले आकर के यहाँ लड़ना शुरू कर दिए। वेस्ट में कमजोर हो गई प्रोटेक्शन। ये वाला जो प्रोटेक्शन वाला इलाका था वो कमजोर हो गया, नॉर्थ वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो है वो स्लाविक पीपल और ट्राइबल पीपल रहते थे, जिनको हम जो है वो जर्मनिक ट्राइब्स कहते हैं। मतलब ये पूरा जर्मनी का इलाका है और वहां पर अभी ट्राइब्स रहते थे। ट्राइब समझते हो? जनजातियों के लोग रहते, वहां कोई सभ्यता वगैरह नहीं आई थी अभी। तो जर्मनी ट्राइब्स जो कि पूरी तरह से बारबेरियंस थे, वो असभ्य थे, राइन और दानूबे नदी के किनारे रहा करते थे, उन्होंने भी फटाफट अटैक करना शुरू किया। तो 233 से लेके 280 तक, मतलब लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने कंटिन्यूअस अटैक जारी रखा। अब ये अटैक अगर आप देखो तो जैसे देखो ये जो है ये पूरा का पूरा इलाका जो येलो में आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना येलो में, ये सब इलाका, ये येलो वाला इलाका पूरा ऊपर का ये है जर्मनिक ट्राइब्स का। किसका? ये सारे इसमें जो कौन, ये पूरा जर्मनी का इलाका हुआ करता था। यहाँ पे कौन रहते थे? जर्मनिक ट्राइब्स। अब ये जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन से थे, ये भी महत्वपूर्ण चीज है जानना कि कौन कौन से जर्मनिक ट्राइब्स थे इस दौर में। तो यहाँ पर जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं वो बेसिकली आप देखोगे तो इनके नाम भी यहाँ पर लिखे पड़े हैं। हाँ, जैसे एक जर्मनिक ट्राइब यहाँ पर है, आप देखो वो है गोथ। ठीक है, गोथ्स हैं। ये हूण, यही हूण हुआ करते थे जो रोमन एम्पायर को भी बर्बाद किया और आगे चल करके इंडिया में भी आकर के गुप्त एम्पायर को बर्बाद किए। ये वंडाल्स हैं। वंडाल्स, इनका जिक्र तो हमारे यहाँ के पुराणों में भी मिलता है। इन्हें वन दल कहा जाता था, यानी जंगलों में रहने वाला दल, वन दल, वंडाल। ये भी ऊंड है जिनका अटैक शुरू हुआ है। ये आस्ट्रोगोथ्स हैं, बड़े खतरनाक जाति के लोग हैं ये। तो मतलब देख रहे हो ना, आस्ट्रोगोथ सीधे रोम पर आकर के अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये आस्ट्रोगोथ्स हैं। इसी तरह से विजिगोथ्स हैं। विजिगोथ्स देखो यहां पर आकर के स्पेन में अटैक कर रहे हैं, जबकि अब आप देखोगे तो ये पूरा एम्पायर, मतलब रोम में ही ये सब आते थे। रोम में ही ये पूरा इलाका आता था। ये इलाका क्या कहा जाता है? इस इलाके को कहते हैं फ्रांस।
या पहले ये गौल हुआ करता था, तब तो इसको गौल कहते थे, अब इसे फ्रांस कह रहे हैं। ये सब फ्रांस भी आता था जर्मनी के कब्जे में, ठीक है। ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। तो स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों पहले एक हुआ करते थे। यहां पर विसिगोथ्स ने हमला किया, यहां पर आकर के विसिगोथ्स ने हमला किया और कब्जा कर लिया। तो आज जो स्पेन में लोग हैं वो स्पेन के मूल निवासी नहीं है, विसिगोथ्स हैं जो जर्मनी से आए थे। इसी तरह से ये गौल है, यहां पर भी आज के मूल निवासी नहीं है, बल्कि जर्मनी से आए हुए इनके जो ट्राइब्स थे जिनका नाम था फ्रैंक्स, वो आकर के बस गए और गौल का नाम बदल करके फ्रांस रख दिया। तो गौल का नाम फ्रांस क्यों पड़ा? फ्रैंक्स की वजह से, ये ध्यान रखना। उसका नाम फ्रांस थोड़ा ही था, इस जगह का नाम बिल्कुल फ्रांस नहीं था, इस जगह का नाम क्या था? गौल। और फ्रांस कैसे पड़ गया? क्योंकि यहाँ पर फ्रैंक नाम की एक जाति जो कि जर्मनिक ट्राइब थी, उसने 3rd सेंचुरी से ही हमला करना शुरू किया, ठीक है। तब ये रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और फ्रैंक्स आके बस गए, फ्रांस बना दी। इसी तरह से 3-4 जातियों ने आकर के यहां पर हमला किया। इस पूरे इलाके को आज कहा जाता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। पहले के जमाने में ये हुआ करता था इंग्लैंड, क्या होता था? लेकिन ये इंग्लैंड भी पहले नहीं था, ये पहले खाली लैंड था, ठीक है। फिर यहां पर सेक्शंस पहुंचे जर्मनी से, इन्होंने कब्जा किया। सेक्शंस के बाद यहां पर एंजल्स पहुंचे, ये एंगल्स पहुंचने के बाद इन्होंने सेक्शंस को हराया और उनके साथ मिक्स होकर के रहने लगे। यानी ये जो जाति यहां पर बसी जाके, उसको हम एंग्लो सेक्शन कह सकते हैं। यानी इंग्लिश भी थे, एंगल्स भी थे और सेक्शन भी थे। कौन जाके यहाँ पे बसा? तो यहाँ की जो जाति, हाँ एंग्लो सेक्शन, ये याद कर लो। एंग्लो सेक्शन ये कौन थे? ये भी जर्मनिक ट्राइब्स थे। वही रोम पे जब हमला कर रहे हैं ना, ये सब रोम के एम्पायर में आता था, इंग्लैंड भी। तो यहां पर जाकर के जो जाति बसी वो थी एंग्लो, ANGLO सेक्शन, SAXON। तो एंग्लो सेक्शन जाकर के वहां पर बसे, और चूंकि एंगल्स नाम की जाति यहां पर बसी थी, तो ये एंगल्स लैंड हो गया, यानी इंग्लैंड हो गया, एंगल्स का लैंड हो गया। बात समझे? तो इसका भी नाम इसी तरीके से पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कि कितनी खतरनाक जातियां थी ये जर्मनी वाली, एक एक जगह पे जा करके और वहां अपना साम्राज्य बसा ले रही थी। यहां पर आकर के अपना साम्राज्य बसा ली, यहां अपना बसा ली, रोम पर एकदम तहस नहस कर दिया। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन कौन सा पड़ता है, अब आप देख रहे हो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट रोमन एम्पायर। हाँ, ये पूरा वेस्ट है और ये पूरा ईस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट वाले भाग में सारे कौन अटैक कर रहे थे? जर्मनिक ट्राइब्स। जर्मनिक ट्राइब्स की अटैक से वेस्ट अंपायर, वेस्ट रोमन अंपायर लगभग पूरा ध्वस्त होना शुरू हो गया। यानी वेस्ट में रोमन अंपायर का कचरा ही हो गया पूरा। और अब सोचो कि अगर किसी के राज्य में इतने सारे हमले फटाफट हो जाएं, राज्य एकदम तहस नहस होने की स्थिति में आ जाए, बर्बाद होने की स्थिति में आ जाए, तो क्या वहां पे जो राजा होता है वो राजा ज्यादा दिन तक राज कर पाएगा? नो सर। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? उसको क्या दिक्कत होगी? मान लो मोदी क्योंकि साहब, वहां हाँ आ जाएगा इस। मोदी साहब की गवर्नमेंट है और इसी में फटाफट बड़ी सारी बीमारियां आए, बड़ी सारी भुखमरी आए, परेशानियां आए, आतंकवादी हमला हो, दूसरे देश कब्जा करने लगे, तो ऐसे में आप क्या करोगे? सर लड़ाई। ये लड़ाई करोगे या सरकार बदलोगे कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है, दूसरी ले आओ? सरकार बदलेगी। गवर्नमेंट। हाँ जी, वही चीज होने लगी, वही चीज होने लगी रोम में भी। रोम के जो राजा हुआ करते थे वो रोम को बचा नहीं पा रहे थे, और इस वजह से उन्हें जनता तुरंत हटा करके दूसरा मिलिट्री हेड जो था वो हटा करके कि नहीं अब हम राजा बनेंगे, हम देखेंगे, अब फिर हम राजा बनेंगे। लेकिन अब इतने सारे अटैक हो रहे हैं, 50 साल तक अटैक चल रहा है, जाहिर सी बात है कोई भी राजा टिक नहीं पाता था। राजाओं की हालत तो इतनी हो गई थी, कोई राजा 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल के ऊपर शासन ही नहीं कर पाया। जान के आपको हैरानी होगी कि 47 वर्षों में 25 तो राजा बदले, ठीक है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 2 साल कोई भी राजा शासन नहीं किया।
इतनी तेजी से धड़ाधड़ राजा बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है साम्राज्य में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर शांति हो ही नहीं सकती है, क्राइसिस तो आनी ही आनी है। तो ये क्राइसिस के खास करके 3 बड़े रीजन हम आपसे शेयर कर सकते हैं। 3 कौन कौन से रीजन हुए? रीजन नंबर 1, 225 में ससानीद एम्पायर का बहुत ताकतवर होकर के उभरना। रीजन नंबर 2, जर्मनिक ट्राइब्स का हमला, खास करके 233 से लेकर 280 के बीच में कई बार। और रीजन नंबर 3, 47 वर्षों में 25 एम्परर बदलना, यानी इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 बड़े रीजन थे 3rd सेंचुरी क्राइसिस के। याद हुआ सबको? यस सर। कोई यस डाउट? सर। यस नो सर। परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब याद कर लो, ये 3 रीजन थे 3rd सेंचुरी क्राइसिस के। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली लाइफ। यहाँ की लोगों की जाती जिंदगी कैसी थी, फैमिली लाइफ कैसी थी। तो बस ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा आज का, मैं फटाफट इस पे कर लूं। तो बस 2-3 चीजें याद रखनी है यहां पर। पहली बात तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट था। न्यूक्लियर फैमिली समझते हो? इंडिविजुअल फैमिली, मतलब ज्वाइंट फैमिली नहीं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हुआ जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चे जब माता पिता बनते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, बस छोटा परिवार। हाँ, इंडिविजुअल फैमिली, ये यहाँ का नॉर्म था। अडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स। बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते थे। और भाई जो होते थे वो कॉमन हाउस होल्ड को शेयर करते थे, यानी जो पूर्वजों की जमीन जायदाद होती थी, जो जितने भाई होते थे सबका वो कॉमनली शेयर होता था। और स्लेव्स हर फैमिली में होते थे। मतलब लोग अपने दादा दादी परदादा परदादी चाचा चाची को भले ना रखें लेकिन स्लेव जरूर रखते थे। तो स्लेव हर फैमिली में होता था। एडल्ट सन्स जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। ये फैमिली लाइफ था। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं, नो सर। ओके। तो बस ये 3 बातें याद रखना है फैमिली लाइफ में। अब स्टेटस ऑफ विमेन, ये भी चलो देख लेते हैं, लगे हाथ फटाफट। विमेन को काफी लीगल राइट्स थे, ये ध्यान रखना। औरतें हमारे यहाँ की तरह नहीं थी, या और भी जगहों पे जितने राइट्स औरतों को मिलते हैं वहां पर ज्यादा राइट्स थे। यानी औरतों को पूरा राइट था प्रॉपर्टी रखने का। जबकि आप देखो इंडिया में मनुस्मृति के अकॉर्डिंग औरतों को राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी शेयर करने का, लेकिन वहां पर था। ठीक है, शादियां कैसे होती थी? देखो, मैरिड ऑफ इन लेट टीन्स और अर्ली 30s। खास करके लेट टीन्स में शादियां होती थी। मतलब आप कह सकते हो कि 20-22 साल की अवस्था में शादी, या 25-26 की अवस्था में शादी होती थी। हमेशा मेच्योर्ड एज पे शादी होती थी। बाल विवाह नहीं था रोम में। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है औरतों के बारे में। पहला कि उन्हें लीगल राइट था प्रॉपर्टी रखने का। दूसरा, बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता था। काफी अच्छी एज में शादियां होती थी लड़कियों की। अरेंज मैरिजेस ही होते थे। चलो, ये तीसरी बात आप याद रख लो। लव मैरिज का कोई प्रथा नहीं था वहां पे। वैसे तो औरतों को जो है उनके हस्बैंड्स के बराबर का अधिकार मिला था, इक्वलिटी होता था। लेकिन इस इक्वलिटी के बावजूद भी हस्बैंड अक्सर करके डोमिनेट करते थे अपनी बीवियों पे, अपने स्त्रियों पे। ये कैसे हो सकता है, अब आप बताओ? अगर मेन एंड वेमेन बोथ आर एंजॉयिंग द इक्वल लीगल स्टेटस, हाउ कैन हस्बैंड डोमिनेट ओवर वाइफ? किस तरह से ऐसे हो सकता है? हस्बैंड क्यों डोमिनेट कर पाएगा जबकि हस्बैंड के पास कोई एडिशनल राइट नहीं है, वो इक्वल है अपनी वाइफ से। ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं कि वाइफ्स वर बीटन अप बाय देयर हस्बैंड। कई कई जगहों पर तो औरतों को उनके जो हस्बैंड होते थे वो मार पिटाई भी करते थे। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी चलता था वहां पे। ये आपको शॉकिंग नहीं लग रहा कि दोनों को अगर इक्वल राइट है तब ये कैसे हो सकता है?
सब वुमेन्स कुछ बोलती नहीं होंगी इसलिए। अब आप बताओ, नहीं बोलेंगे कैसे नहीं, अगर दोनों को इक्वल राइट है। जब जैसे इंडिया में तो खैर नहीं था, इंडिया में औरतों के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं थी, इंडिया में उनके पास ज्यादा एजुकेशन वगैरह नहीं होता था, और आगे चल करके कुछ और भी बुराइयां आ गई, उन्हें शूद्रों की कैटेगरी तक में डाल दिया गया। तो इस वजह से हमारे यहाँ तो खैर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, इस वजह से यहाँ चल जाता था। लेकिन रोम में तो इक्वल राइट था। ऐसे में औरतों के ऊपर मेन का शासन क्यों हो पाता था? औरतें क्यों सह लेती थी? वहाँ पे एम्पायर किंग का होता है। नहीं, वो कारण नहीं बेटा। अब चलो मैं कारण आपको बता दूं। राइट तो दोनों के इक्वल थे, लेकिन फिर भी जो है मेन डोमिनेट कर जाए, इस वजह से वो शादियों में एक गड़बड़ी करते थे। शादियों में क्या गड़बड़ी करते थे कि वाइफ और हस्बैंड की उम्र एक नहीं रहती थी। हस्बैंड हमेशा वाइफ से 10 साल 12 साल बड़ा रखते थे। एज डिफरेंस, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अगर एक ही उम्र की हस्बैंड और वाइफ दोनों होंगे, तो ऐसे केस में कोई किसी के ऊपर बहुत दबाव नहीं बना पाएगा। ये उसके ऊपर दबाव बनाएगा, उधर डांट देगी, क्योंकि वो भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही कैपेबल है, लीगल राइट भी उसके पास है। तो वहां पर करते क्या थे कि लीगल राइट तो बराबर होता था, लेकिन मेन की उम्र हमेशा विमेन की उम्र से, या हस्बैंड की उम्र वाइफ की उम्र से 10 साल 12 साल बड़ी होती थी। अब 10 साल अगर बड़ी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 22-25 में अगर लड़की है, तो 32-35 में लड़का होता था। अब किसी का उम्र अगर ज्यादा है तो वो डोमिनेट तो कर ही जाएगा। आप नॉर्मली ऐसे देख लो कि दो लोग अगर बहस कर रहे हो, तो जो उसमें ज्यादा उम्र वाला होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये डिफरेंस रखा जाता था, और इसी डिफरेंस की वजह से, मतलब एज डिफरेंसेस इन मैरिजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। कई कई ऐसी भी चीजें देखने में मिली हैं कि औरतों को उनके नेटल फैमिली समझते हो, मायका, मायका मतलब माई का, मम्मी का, जो मम्मी का घर है, वहां की प्रॉपर्टी भी पाने का अधिकार था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि और लड़कियों की शादी हो गई तो फिर गई अपने हस्बैंड के यहाँ और बस हस्बैंड के रह गई। वो अपने मम्मी पापा के भी प्रॉपर्टी से शेयर लेती थी। Women remained the primary heir of their father's property even after marriage. शादी के बाद भी औरतें अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेती थी, और उनका पूरा लीगल राइट होता था। आजकल तो खैर हिंदुस्तान में भी आ गया, लेकिन पहले ऐसी प्रथा नहीं थी। हिंदुस्तान में एक प्रथा हुआ करती थी, गोत्र सिस्टम होता था। गोत्र सिस्टम के अकॉर्डिंग जब शादी होती थी, तो लड़की पिता का गोत्र छोड़ती थी और पति का गोत्र अपना लेती थी, और जो धन होता था, प्रॉपर्टी होती थी, वो गोत्र की होती है। तो अगर लड़की का गोत्र ही चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है ऐसे में प्रॉपर्टी का उसका राइट खत्म हो जाता है। लड़की का प्रॉपर्टी में तभी तक राइट रहता है जब तक वो पिता के गोत्र में है। पिता के गोत्र से ट्रांसफर हुई तो उसका प्रॉपर्टी से भी अधिकार हट जाता था, और जिसके गोत्र में जाती थी उसकी प्रॉपर्टी में उसका अधिकार हो जाता था। यानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से अधिकार हटता था, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में आ जाता था। ये हिंदुस्तान का नियम था। लेकिन वहां पर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में लड़कियों का हक होता था, और अपने पिता के मरने के बाद वो इंडिपेंडेंट ओनर भी हो सकती थी अपने पिता की प्रॉपर्टी की। डिवोर्स काफी इजी था, मेन और वुमेन दोनों ही ले सकते थे। आई थिंक यू कुड गेट द आइडिया ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। इतना सफिशिएंट है? यस सर। यस सर। ओके, परफेक्टली फाइन। नोट्स बना लेना, आप लोग याद कर लेना। कल हम लोग लिटरेसी और कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।